हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है हमारा हर्षवर्धन के ऊपर हम बात करेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर्षवर्धन को लेके। तो एंशियंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन को लेके सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। अगर इसके बाद जो डायनेस्टी देखे जाएंगे, हालांकि डायनेस्टी सारी टूट गई हैं। जैसे हमने गुप्ता एम्पायर को बात करी थी, गुप्ता एम्पायर का यहाँ पे पतन शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं गुप्त वंश। डायनेस्टी यहाँ पे समाप्त होने को होती है, मतलब होती है, प्रेजेंट होती है, पर ऐसा नहीं है कि इतनी पावरफुल रहती है। जैसे लास्ट अगर आप, मैंने सारे आपको रूरल बताए थे, क्योंकि कारण ये था कि जो भी इनके शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो सारे अब उनका जो भी था, बड़े पावरफुल शासक देखने को कम मिलते हैं। जो थे वो हल्के फुल्के थे, अभी हम इनमें बात करेंगे। तो इसके बाद एक वंश का एक तरीके से उभार निकल के आता है सामने, जिसको कहते हैं पुष्यभूति वंश। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे हम। ये लाइव चल रहा है और एक बार मैं देख लेता हूँ कि आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूँगा। एक मिनट बस मैं देख लूँ लाइव आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। हेलो अमरीश भारती, दीपक वर्ष स्टैटिक जीके की डांस वाला वीडियो कब अपलोड करोगे? डांस वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको दे तो दिया है। आप देखें तो आर्ट एंड कल्चर में है एक स्पेशली अलग डांस जो रिलेटेड है, मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। फिर भी मैं इसके ऊपर और बात करूंगा अभी लास्ट में। WP पे आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, अच्छा चलिए इसके ऊपर मैं बात करूंगा लास्ट में ना। पहले अभी हम क्वेश्चन जो भी होंगे आप सभी के, रोहित चक्रवर्ती, सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में देखूंगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जब एंड हो जाएगा तो मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी दिमाग में डाउट हो तो यहीं पर डाल दीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको लास्ट में रिप्लाई करूंगा, क्योंकि क्लास बीच में इंटरप्ट होती है, उससे अच्छा नहीं लगता। अपने क्वेश्चन यहीं पे कर दीजिए, इसलिए मैं लाइव क्वेश्चन रखवाने की बात करता हूँ कि लाइव में जो क्वेश्चन रहते हैं मैं उसको लेक्चर से बता देता हूँ, तो कई लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमने बात करी थी लास्ट में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, और उसका पतन हो जाता है। फिर मैंने बताया कि आपको छोटे छोटे वंश आते हैं, डायनेस्टी आती हैं, जो इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। पर पुष्यभूति वंश को समझना सबसे ज़रूरी है, और उसी वंश के एक बहुत महान शासक रहे थे हर्षवर्धन, उनके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ शासकों के बारे में, जैसे कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैंने आपको मेडाइवल हिस्ट्री बताया, बहुत सारे मेडाइवल हिस्ट्री वहाँ से आपके किंग आपने देखे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, एक दो क्लास की बात और है, उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा हम बात करें कि सबसे प्राउड किंग किन को कहा जाएगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे, जितने आपने पढ़े हैं हमने हिस्ट्री के बारे में, तो उनमें सबसे ऊपर हर्षवर्धन के बारे में रहेगी कहानी। एक बहुत ही शासक ऐसे थे कि जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करा, ये हर कोई कर रहा था, पर एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन जो माना जाता है हर्षवर्धन को, इन्हीं को माना जाता है आज तक के इतिहास में। अगर हम बात करें, अगर आप कई बुक्स पढ़ेंगे तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं पुष्यभूति वंश की, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हर्षवर्धन की स्टोरी। तो सबसे पहली बात क्या है, एक डायनेस्टी निकलती है जिसका मैंने बताया था कि गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। फिर उसके धीरे धीरे जो इतने बड़े एम्पायर को ये आपस में टूटने लग गए, फिर इसके बाद एक एक अलग अलग तरीके की डायनेस्टी बनी। यहीं से आप देखेंगे ब्रेक हो गया था आपका नॉर्थ इंडिया, और यहीं से हो गया था आपका साउथ इंडिया, मतलब कि यहाँ के रूरल थोड़े अलग हो गए और यहाँ के अलग हो गए। और ज़्यादातर ये होता था कि इंटरवेंशन नहीं होता था इनके बीच में। पहले जैसे मैंने आपको बताया गुप्ता एम्पायर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तक ये यहाँ तक आ गए थे, इस वाले पार्ट तक, ये वाला पार्ट जुड़ गया था। पर जैसे ही फिर ये जब गुप्ता एम्पायर चले जाता है तो फिर इसके बाद ज़्यादा नहीं देखी जाती आपस में लड़ाई झगड़ा या बातचीत कोई भी चीज़ को लेके, यहाँ से एक तरीके से बीच में ब्रेक ही हो गया था। तो सबसे पहली बात मैं पुष्यभूति वंश के बारे में बात करता हूँ। देखिए, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा आपके एसएससी में। क्यों? क्योंकि वर्धन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हर्षवर्धन इसके सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। और अगर वर्धन के इन्हीं के फादर थे प्रभाकर वर्धन, तो उनको वास्तविक संस्थापक माना गया था, प्रभाकर वर्धन। ये भी एक प्रतापी शासक रहे थे, बहुत पावरफुल थे, इसलिए इनके नाम पे रख दिया गया था वर्धन वंश। वैसे इसको पुष्यभूति वंश कहा गया, क्यों? पुष्यभूति बोलते हैं कई जगह इसको, और कई जगह पुष्पभूति कहते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर पुष्पभूति लिखने को आपको मिलेगा, पुष्पभूति। इसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, पुष्प भूति डायनेस्टी। अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, पर आप ध्यान रख सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे कोई भी डायनेस्टी बनती है तो उसके जो
संस्थापक है उसके नाम पे रख दिया जाता है उस वंश का पूरा नाम। तो पुष्पभूति के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया। वर्धन वंश इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो इनके फादर थे हर्षवर्धन के, वो भी एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि शासक एम्परर रहे थे, और उन्होंने ही इसको एक वास्तविक संस्थापक के रूप में एक अपनी नींव रखवाई थी इस वंश की। क्योंकि पुष्पभूति जो थे उन्होंने ज़्यादा इतना अच्छा काम नहीं करा था, अच्छा वक्त तो नहीं बोलेंगे पर हाँ इतना ज़्यादा नहीं करा। लगभग आप कह सकते हैं 590 एडी के अराउंड की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है इस वर्धन वंश की। फिर उसके बाद वो रहते हैं और ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं होता। फिर इनके बाद जो आते हैं आपके, हमने बात करी थी कि प्रभाकर वर्धन, ये थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार करते हैं। फिर इनके बाद तो इनके बेटे और बड़ा अलग नाम कर देते, तो फिर ये अलग ही डायनेस्टी देखने को मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पुष्पभूति वंश की राजधानी क्या थी, तो उसको याद रखना आपको, थानेश्वर। थानेश्वर, ये दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे मैं। देखिए थानेश्वर लिखा आता है कई जगह और कहीं लिखे आता है थानेश्वर। अब इन दोनों में आप देख लीजिएगा, ऐसे थानेश्वर ज़्यादातर लिखा होता है कई जगह, और हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे थानेश्वर। और ये जो थानेश्वर है ये प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन आ रखा है एसएससी का कि ये कहाँ पर है आज के टाइम पे, तो ये हरियाणा वाला जो पार्ट है वहीं पर ये थानेश्वर आपको देखने को मिलता है, जिनकी पहली राजधानी थी पुष्पभूति की। और यही राजधानी आपके हर्षवर्धन की भी रहती है, पर उसमें देखेंगे आगे ये नाम अपनी राजधानी को चेंज कर देते, उसकी भी कोई कहानी इंटरेस्टिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मैंने बात करी कि सबसे पहली बात आती है कि पुष्पभूति की राजधानी कौन सी थी, पुष्पभूति वंश की डायरेक्टली आता है। और हमने कई बार पढ़ा है कि अभी मैं बताऊंगा भी कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने अपनी दूसरी कैपिटल या राजधानी कन्नौज बना दी थी। और ज़्यादातर आप बुक्स में पढ़ते रहेंगे तो कन्नौज ज़्यादातर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा शासन काल जो इनका रहा था उसमें इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ सालों में ही अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। इसके बाद फिर सीधे कन्नौज में शिफ्ट कर गए थे, और कन्नौज जैसे शिफ्ट कर गए वहीं पर देखने को मिलता है कि हम ज़्यादातर सोचते हैं कि पुष्पभूति वंश की जो राजधानी कन्नौज हम लगा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर ये दोनों आती है, थानेश्वर भी आती है और कन्नौज भी आती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है, पहली इनकी राजधानी जब भी जिस वंश की पहली राजधानी होती है उसी को एक्चुअल राजधानी या कैपिटल माना जाता है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो जो राजा था वो उसके सबसे ज़्यादा जहाँ पर बैठ के वो साम्राज्य विस्तार करता है या ज़्यादातर अपना शासन करता है उसी जगह में बैठ के करता है। तो ये आप ये समझ सकते हैं इससे। तो कई बार ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कैपिटल क्या सी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में। अब प्रभाकर वर्धन की स्टार्टिंग होती है यहाँ से उस तरीके से कि इनके फादर के रूप में। तो देखिए मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग कैसे हुई थी इनके साम्राज्य की। प्रभाकर वर्धन जो थे इनके दो पुत्र थे और एक बेटी थी। यहीं से स्टार्टिंग करते, क्योंकि स्टोरी आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। वैसे पीपीटी मैंने इसलिए बना रखी है कि कुछ कुछ पॉइंट जो मेरे दिमाग से निकल जाए यहाँ देख के मुझे याद आ जाए, पर मैं स्टोरी से आपको बताऊंगा जैसे मैंने याद करा था। तो प्रभाकर वर्धन होते इनके फादर। प्रभाकर वर्धन के क्या थे, दो बेटे थे, दो सन थे और एक डॉटर थी। ठीक है, एक डॉटर एक बेटी थी। अब यहीं से कहानी आपको समझ में आएगा कि इनकी बेटी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर बताता नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं का रोल एक तरीके से शासक के तौर पर नहीं था। रजिया सुल्तान आपने देखी होंगी, हमारे भारत की अंतिम शासिका के रूप में देखी जाती है और पहली भी। तो उनके बाद ऐसा कोई देखा नहीं गया। पर हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सन के बारे में, इनके दो बेटे थे और इनकी एक डॉटर थी। एक का नाम था राज्यवर्धन, जो इनके बेटे थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और दूसरे जो थे हमारे, उनका नाम था हर्षवर्धन, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। हर्ष, ऐसे हर्ष लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये सबसे जरूरी पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, मैंने आपको क्यों बोला कि सबसे सम्माननीय शासक हर्षवर्धन को हम इसलिए भी मानते हैं कि इन्होंने कोई अपने, जैसे जाहिर सी बात है ये बड़े बेटे थे इनके प्रभाकर वर्धन के और इनको शासक बनना था। हमारे इतिहास में आप जहाँ भी देखेंगे बड़े बेटे को ही शासन व्यवस्था दी जाती थी। तो हर्षवर्धन ने इसका कोई भी अपोज नहीं करा। जैसे देखा जाता है कि आपने औरंगजेब देखा होगा, कहीं भी देखे होंगे ज़्यादातर शासक जो अपने बड़े भाइयों से लड़ाई करी कि हमें भी राज्य चाहिए, पर इनके साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत हंस के अपने फादर, अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था इनका, इन्होंने अपने भाई को राज्य देने दिया। हाँ कि राज्यवर्धन है, इनको राजा ही बनना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं, आप बुक्स पढ़ेंगे, जैसे मैं बताऊंगा साम्राज्य विस्तार के बारे में, ज़्यादा डिजर्विंग कौन थे, हमारे यही थे, हर्षवर्धन। पर फिर भी बहुत खुश होकर इन्होंने राज्यवर्धन को दे दिया। हालांकि अगर ये युद्ध करते तो राज्यवर्धन को हरा सकते थे। इनके फादर इनको अनाउंस करते कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, ये राजा बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनकी बहन जो थी, दोनों की, ये बहुत ज़्यादा इनसे प्रेम करते थे हर्षवर्धन अपनी बहन से, तो इनकी शादी कर दी जाती है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़े राज्य की बेटी थी ये, तो इनकी भी किसी बड़े
शासक के साथ शादी करनी थी, तो उनका नाम था ग्रहवर्धन। ग्रहवर्धन, मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर एग्जाम में क्या पता कहीं से भी आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हर्षवर्धन को आपको फैक्चुअल चीज़ों के साथ नहीं याद रखना, कहानी भी इनकी याद रखनी कि किस तरीके के शासक थे ये। तो ग्रहवर्धन थे, और ये मोखरी के, जो मोखरी डायनेस्टी थी वहाँ के शासक थे ये। मोखरी ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मोखरी, हिंदी में ऐसे लिखेंगे मोखरी वंश। अब ये मोखरी वंश की जो राजधानी थी यहाँ पर, आपका जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, वो इनकी कैपिटल थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आज तक आया नहीं है, पर आ सकता है कि इनकी कैपिटल कौन सी थी। तो कन्नौज इनकी कैपिटल थी, और जो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में आपके उत्तर प्रदेश से पड़ती है। तो बहुत बड़ी डायनेस्टी मानी जाती थी ये आपकी जो मोखरी थी। इसने भी बहुत अच्छा रूल करा था, पर ये ज़्यादातर लड़ाई वगैरह में नहीं रहते थे। तो इनके फादर प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी का जो विवाह करवाते हैं वो मोखरी वंश के ग्रहवर्धन के साथ करा देते हैं, ग्रहवर्मन के साथ की शादी कर देते हैं। तो इनकी बेटी चली जाती है, विवाह हो जाता है वहाँ पर। अब ये दोनों भाई अपने शासन व्यवस्था को संभालते हैं। दोनों के जो प्रेम था, तो कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा जाता कि आपस में सक्सेसर होकर लड़ाई करेंगे ये। तो राज्यवर्धन अपना साम्राज्य आराम से संभाल रहे होते हैं। इसी बीच में क्या होता है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से स्टोरी बनने लग जाती है। क्या होता है कि जो मोखरी वंश में इन्होंने अपनी बहन की विवाह किया होता है, तो इनका ज़्यादा लगाव था अपनी बहन के साथ। तो यहीं पर नज़र, जो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, मैं पहले बता दूं, ये कन्नौज वाला पार्ट यहाँ पर है आपका ऊपर की तरफ। और यहाँ पर प्रभाकर वर्धन इस वाले इलाके तक आपके बहुत ज़्यादा विस्तार कर रखा था। अभी तो फिलहाल में कुछ था नहीं था, यहाँ तक इनका कुछ हद तक साम्राज्य विस्तार था प्रभाकर वर्धन का। राज्यवर्धन आके बैठ गए शासन व्यवस्था में। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक शासक का नाम मैं अब आपको बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लड़ाई के प्रेरित था। वो था गौड़ वंश का। गौड़ ऐसे लिखा जाता है इसको वैसे हिंदी में, गौड़। और इसको आप इसका किंगडम भी बोल सकते हैं, गौड़ किंगडम। अब किंगडम को क्या कहते हैं हिंदी में, शायद मेरे हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार। पर इस वंश का जो था शासक था, उसका नाम था शशांक। शशांक बहुत ही पावरफुल शासक था। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, हर्षवर्धन के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, और इसको हराना नामुमकिन था ऑलमोस्ट, अगर आप बात करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर्षवर्धन को एक बहुत शक्तिशाली शासक इसलिए माना जाता है कि इन्होंने इमोशनली किस तरीके से आप युद्ध करते हैं वो चीज़ इन्होंने दिखाई, और जिसमें ये हरा सकते नहीं थे शशांक को, उसमें इस युद्ध को हरा देते हैं ये। तो शशांक ने क्या करा, इनको पता था कि कन्नौज में इन्होंने अपनी बहन को दे रखा, और ये पूरा इलाका इनको कैप्चर करना था, क्योंकि उस समय भी वर्धन वंश एक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैल गया था, और ये शशांक के दिमाग में चल रही थी कि हराना है। अब शशांक ने क्या करा, क्योंकि इसके सामने एक और रुकावट थी, इसने एक और जो इसके साथ में एक और क्या नाम है आपका, मोखरी वंश पे इसने अटैक करने की प्लानिंग करी कि मैं इस पर अटैक करता हूँ। और ये अटैक करता है, और इसमें कन्नौज के शासक को, जो इनकी बहनोई कह सकते हैं हर्षवर्धन के, उनको मार दिया जाता है इसके द्वारा। ग्रहवर्मन को, हमने जो बात करी थी, इनकी बहनोई हो जाएंगे, मतलब जीजा जी हो जाएंगे इनके, ग्रहवर्मन को ये मार देता शशांक। अब इसी गुस्से में, जैसे इनको पता चलता है इनके बड़े भाई को, राज्यवर्धन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी बहन से, और इसमें क्या करता है शशांक इस चीज़ को लेके कि ये दोनों भाई आहत हो जाएंगे इस चीज़ से, और ये इनकी बहन को बंदी बना के अपने शासन व्यवस्था में ले आता है। और जो गौड़ है आज के टाइम पे, जो इलाका था उस टाइम पे, आप उस जमाने को समझ लीजिए, इसके पास ओडिशा प्लस में बंगाल, जो आपका आप पश्चिम बंगाल, और आप जो प्रेजेंट टाइम हमारा जो पश्चिम बंगाल है, और आपका बांग्लादेश है, वो सभी को जोड़ के, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा एम्पायर था गौड़ का। और इसके साथ जो इसके आसपास के जो संधि कर रखे थे शासक, वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। मतलब इसका बहुत बड़ा एम्पायर था इधर वाले पार्ट में। और अभी भी प्रभाकर वर्धन के जो साम्राज्य में विस्तार था, वो इतना बड़ा नहीं था कि शशांक से लड़ाई हो सके सामने सामने। और ये बीच में जाके लड़ाई करता, और इनके जीजा को मार देता, और इनकी बहन को बंदी बना के ले आता है। इसी में गुस्से में हर्षवर्धन यहाँ पर नहीं होते, और इसमें राज्यवर्धन निकल जाते लड़ाई करने के लिए, कि एक तो जीजा को मारा, और फिर साथ में बहन को भी उठा के लेकर, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये अपनी सेना को लेकर निकल जाते हैं, जानते हुए कि इनका जीतना नामुमकिन के बराबर है। और इसमें राज्यवर्धन को क्या कर देता है, ये मार देता है। और उस समय उम्र बहुत कम थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 16 वर्ष के थे मात्र, 16 वर्ष के। और राज्यवर्धन जैसे युद्ध करने जाते हैं, इसमें शशांक बहुत पावरफुल था, जैसे मैंने आपको बताया। ये इन पे अटैक करता है और इनको वहीं पे मार देता है। एक चीज़ और मैं बता दूं शशांक के बारे में, शशांक को प्राचीन इतिहास में देखा जाए, अलग अलग डिबेट देखी जाती है इसको लेकर, पर एक अच्छा रूलर नहीं माना जाता। शशांक को माना जाता है कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा ये बहुत नफरत करता था बौद्ध धर्म से। इसने जो मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बोधि ट्री के नीचे अपने ज्ञान प्राप्त करा था। तो इतना नफरत था कि बोला जाता है, वैसे इसको लेके डिबेट रहती है कई चीज़ों में, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है
किसने पेड़ को कटवाया था कि नहीं कटवाया, पर ज़्यादातर आप देखेंगे तो माना जाता है कि इसने बोधि ट्री को ही काटवा दिया था कि बौद्ध धर्म कोई नहीं है, और इसके खिलाफ था ये शशांक। इसलिए भी कई लोग इससे बहुत ज़्यादा वो थे गुस्से में। अब यहाँ से शशांक के ऊपर क्या करते हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। एक तो हर्षवर्धन को सबसे पहले दिक्कत होती है कि एक कह सकते हैं ट्रॉमा, कि अपने बहनों या अपने जीजा की मृत्यु, फिर इसके बाद अपनी बहन को लेके परेशान, क्योंकि बहन को उठा के ले गया ये, बंदी बना दिया। फिर इसके बाद अपने भाई के और बहुत बड़ा देखा, क्योंकि भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम था राज्यवर्धन को। इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं ये। और ये उसी समय जब इनका राज्याभिषेक होता है, जब इनके सामने पुरोहित वगैरह आते हैं कि आप राज्याभिषेक करिए, क्योंकि आपके भाई को मार दिया गया और आप इसी इलाके तक सीमित रहे, आगे ना जाए। इनके जितने भी मंत्री वगैरह कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा शासक है शशांक, और वो अपना एक गुट बना रहा है और यहीं तक वो रहेगा ज़्यादातर। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर नहीं आएगा, इनके जो इनको सलाह देते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इन्होंने मेरे भाई को मारा है, मेरी बहन को बंदी बना दिया, मैं अपनी बहन को छुड़वा के ला के आऊँगा उस कारागार से, और अपने भाई का बदला लूँगा मैं और अपने जीजा का, और मैं इसको इसके साम्राज्य का समापन कर दूंगा। अब इसी से विजय रथ अपना लेके निकलते हैं हर्षवर्धन। इसलिए माना जाता है कि इमोशनली लड़ाई करना, बहुत छोटी सी उम्र का एक आदमी लड़का और एक इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई करने निकल जाते हैं ये शशांक के खिलाफ। अब इसमें क्या करते हैं, ये इधर वाले इलाके से जैसे ही निकलते हैं तो धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू करते हैं, और इधर ही कन्नौज में इसने देखिए कन्नौज जीत लिया था शशांक ने, ये वाला इलाका इसने कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट ये वाला भी कर लिया। अब इतने से पार्ट में यहाँ से इनको लड़ाई करनी थी, तो ये यहाँ पर होते हैं, कन्नौज पे आक्रमण करते हैं यहाँ से, और कन्नौज पे आक्रमण करके तभी उसको सेकंड कैपिटल बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन कई बार आता है कि इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी। इन्होंने क्या करा, सीधे पहले एक शासक को हराया, और ये शशांक सोच रहा था कि 16 साल का लड़का क्या लड़ लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हल्का लेता है हर्षवर्धन को। इसको नहीं पता था कि कितनी पावरफुल शख्सियत है इनकी। और फिर ये युद्ध देखता है कि चलिए देखते हैं क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, हर्षवर्धन सीधे हराते हुए चलते, जो भी छोटे छोटे साम्राज्य थे उनको हराना शुरू करा इन्होंने। पर बहुत ही तेज दिमाग के इंसान थे ये, इनको पता था कि मैं हरा के कुछ भी नहीं कर सकता, पर इनका मेरे को विश्वास जीतना है। तो ये क्या करते थे, जिनको हराते थे उनको शासक कहते थे कि हम आपको शासक बनाते, पर आपको मेरे लिए शशांक से लड़ाई करनी पड़ेगी, मतलब अपने मित्र बनाते चले गए। और इससे बाद में बहुत ज़्यादा लेट पता चलता है शशांक को कि ये क्या एक तरीके से चलिए डिप्लोमेसी बहुत ज़बरदस्त थी हर्षवर्धन की। और यहीं से जितने छोटे छोटे शासक थे जो कहते थे कि हम नहीं लड़ाई करेंगे, तो वो कहते थे चलिए आप न्यूट्रल रहिए, पर आप उसके सब पक्ष में भी जाके नहीं लड़ाई करेंगे, आमने सामने की हमारी लड़ाई होगी। और इसी में फिर शशांक और हर्षवर्धन की लड़ाई होती है, जिसमें शशांक को हरा दिया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा, और यहीं से इनका विजय रथ शुरू हो जाता है। और इन्होंने जितने भी एम्पायर था पूरा, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं इरेज करके पूरा, पहले ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा, गुजरात वाला पार्ट भी जीत जाते हैं ये। और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो गौड़ वंश के अंतर्गत आता था, साम्राज्य में आता था, वो सारा इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। ये वाला पार्ट क्यों नहीं करा, हम ये सोच सकते हैं क्योंकि देखिए उस जमाने में ये ऐसे हुण, जो आप जानते हैं हुणों के जो आक्रमण थे, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लेकर जरूर आऊँगा। वैसे मान ली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के लिए, क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है, पर फिर भी जो आपके थोड़े बहुत थे शासक, जैसे गुप्ता एम्पायर था, थोड़ा बहुत यहाँ तक सीमित था। और इसमें देखिए जो शशांक ने आक्रमण करा था कन्नौज में, इसमें मेन जो हाथ था जिसका जो हेल्प की थी, वो थी गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता वंश के कुछ शासक थे जिन्होंने मिलकर इसमें कहा कि हाँ कन्नौज पे हम मिलकर आक्रमण करते हैं। इसलिए कन्नौज को इतना आसान नहीं से हराना नहीं था पॉसिबल ये इसके लिए, शशांक के लिए। और शशांक फिर जाके मिलकर लड़ता है, इसलिए गुप्ता वंश के शासकों का भी अंत कर देते हैं कौन, हर्षवर्धन, क्योंकि उनको पता चलता है कि इन सभी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी के तहत मेरे पूरे परिवार का समापन कर दिया, मतलब मार दिया है। ठीक है, तो ये सारे मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताई है हर्षवर्धन के बारे में। यहीं से स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर जब अपनी बहन को छुड़वा देते हैं कारागार से, और बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर जो इनकी बहन थी इनको पता चलता है कि मेरे कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है। और ये माना जाता है कि ये असम वाला इलाका था, यहाँ से जैसे इनको छोड़ा जाता है, लड़ाई होती है, और ये लड़ाई में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, शामिल होते हैं हर्षवर्धन। इतने में इनकी बहन जैसे छूटती है, जो इनकी सेना निकालती है, तो भाग जाती है यहाँ से। और कई बुक्स में देखने को मिलता है कि वहाँ से कूदने की कोशिश करती है पहाड़ी से, तो इतने में हर्षवर्धन पहुँच जाते हैं और अपनी बहन को कहते हैं कि पूरा दिलासा देते हैं, फिर जाके उनको सपोर्ट करते हैं कि क्या ये कन्नौज में बैठते हैं, फिर इनको अपनी बहन को वहीं अपने साथ लेकर आ जाते हैं, ये माना जाता है। और कई लोग कहते हैं कि ये आत्महत्या करने वाली थी, बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है, पर हाँ कहने का मतलब ये कि एक सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है इस स्टोरी में कि आप एक ब्रदर के रूप में कितना अच्छा इनका रोल रहा हर्षवर्धन का, अपने छोटे बड़े भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने फादर के प्रति, अपने जीजा के प्रति, जो इनके रिश्ते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करा। चाहते तो ये वहाँ तक सीमित रह सकते थे, शशांक का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था इस वाले पार्ट में, पर फिर भी इन्होंने उसके लिए लड़ाई करी कि मेरे भाई को कैसे मार दिया। ये मैंने पूरी स्टोरी आपको समझा दी है, ठीक है।
तो यही थी पूरी स्टोरी। अगर आपके एग्जाम में आता है कि हर्षवर्धन की एज कितनी थी जब इनको राजा बनाया जाता है राजकुमार के तौर पे, तो 16 वर्ष की उम्र थी मात्र। अब देखिए इनका क्या काम हुआ, इन्होंने हर जगह विजय रथ अपना चालू करा और हर तरीके से किसी के साथ भी इनका इस शासक के तौर पे ये नहीं देखा गया कि अगर कोई इनके साथ जुड़ाव पसंद नहीं करता था कि मैं नहीं जुड़ना चाहता, तो उसको हरा देते थे और कहते थे आप टैक्स दीजिए। और किसी भी राज्य की जो इनकी प्रजा हुआ करती थी जहाँ पर इनका अधिकार हो जाता था, उनके लिए बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें होती थी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ें उनको आसान कर देते थे। सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने क्या करा, शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करा इन्होंने, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी और इसलिए इनको एक अच्छा शासक के तौर पे माना जाता है। दूसरी बात, एक बात मैंने यहाँ पे दिख गया तो मैं बता रहा हूँ, इनको अंतिम शासक कहा जाता है। अंतिम शासक प्राचीन भारत का और हिंदू शासक भी माना जाता है। इसके कारण मैं भी आपको बताऊंगा। ये मेरे सामने आता था तो कई बार कन्फ्यूजन होती थी कि कैसे हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमने क्लासेस ली थी तो उस समय समझ में नहीं आता था, कई टीचर डायरेक्टली बोल के चले जाते थे अंतिम शासक। देखिए कारण क्या है, आप जानते हैं कि ये इनका शासनकाल बहुत जरूरी है, याद रखिएगा 606 से लेकर 647 टाइम तक। हर्षवर्धन को इसलिए अंतिम शासक के रूप में माना जाता है प्राचीन इतिहास में, क्योंकि इसके बाद फिर विदेशी आक्रमणकारी हो गए। इनके बाद जैसे इनका शासनकाल समाप्त होता है, आप जानते हैं 711 में फिर आक्रमण शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आपके मुस्लिम आक्रमणकारी आने लग जाते हैं, तो ये यहाँ से फिर इनका शासक के तौर पे समाप्त हो जाता है। बड़ा फिर शासक कोई देखा नहीं गया। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में अभी अब आगे मैं बात करूंगा जब दक्षिण भारत के राजवंश हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, हिंदू शासक के रूप में बात करें तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं और यहीं से मुस्लिम जो साम्राज्य था उसका विस्तार देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे, मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में समझाया था बहुत डिटेल में, महमूद गजनवी, गौरी वगैरह सब आ जाते हैं, कासिम आ जाता है। यहाँ से आप जानते हैं कि सारे शासक मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर आ जाते हैं। इसलिए हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है और प्राचीन भारत का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री आपकी मोहम्मद बिन कासिम के साथ शुरू हो जाता है, मैंने आपको क्लासेस में कहा ही दिया है। इसलिए दोनों कारणों के कारण इनको अंतिम शासक माना जाता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए, रट्टा मारने की खास ज़रूरत है नहीं इनमें। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, बाकी मैंने बोला देखिए इनके बाद क्या होता है, इस पूरे अधिकार इन्होंने कर लिया था। अब इधर वाला पार्ट जो था आपको, आइए हम बात करेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य वंश। इसको मैं अलग से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिनका नाम था आपका पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, जिनको पुलकेशिन द्वितीय कहा जाता है। अब इन्होंने इनके विजय रथ को समाप्त कर दिया था और ये बहुत ही अलग देखा जाता है कि इस युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थे। और मैंने बताया हर्षवर्धन बहुत पावरफुल शासक के तौर पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के रखते थे, पर पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत पावरफुल शासक माना जाता है। और ये माना जाता है कि काफ़ी हद तक हर्षवर्धन को लग गया था कि ये हार जाएंगे इस युद्ध में। फिर इन्होंने बाद में ट्रीटी करी, इसमें संधि पास करी और इसके बाद फिर इनका साम्राज्य एक तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि जो इनका विजय रथ था वो रोका ही पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इसको मैं अलग से मैं बताऊंगा जब पुलकेशिन द्वितीय की स्टोरी हम समझेंगे। फिर भी बता देते हैं, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है और इस युद्ध में इनकी हार हो जाती है। और दक्षिण भारत में जो इनका एक तरीके से विजय रथ जो चलाना चाह रहे थे, वहीं पर ये रोक देता है चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन द्वितीय। ये भी एक बहुत महान शासक के तौर पर इनको अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये क्या था इनका और जगह क्या क्या काम रहा था। तो देखिए शिक्षा में मैंने बताया अत्यधिक महत्व दिया इन्होंने। इनकी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कोई आदमी उसी को ज़्यादा प्राथमिकता देगा जो जिससे उसका जुड़ाव है। ये कवि के तौर पे रहे थे, बहुत बड़े पोएट रहे थे ये। जैसे इनकी मैं कुछ बताऊं, इनकी बुक्स लिखी गई थी नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये कई बार एग्जाम में आती हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका पूछा जाता है किसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में हमको इतने सारे साक्षी कैसे मिल जाते हैं, इतने डिटेल में कैसे मिल जाता है। अशोक के बारे में देखेंगे तो बहुत पुरानी कहानी है, हालांकि ये बात है, पर ये आज के टाइम की हम मॉडर्न बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा कैसे मिलते हैं, क्योंकि इनको बाण भट्ट के द्वारा एक चीज़ लिखी गई थी इनके ऊपर, हर्षचरित्र, यहाँ पे लिखा है मैंने, बाण भट्ट ने लिखी थी और इन्हीं के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन कई बार आता है कि इनके टाइम पे कौन रहते थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा, हर्षचरित्र के बारे में। तो हर्षचरित्र मतलब हर्षवर्धन के पूरे चरित्र को उन्होंने मेंशन करा है, जिससे हमें पूरी जानकारी मिलती है कि उनका किस तरीके का चरित्र रहा था, क्या क्या चीज़ें थी। हालांकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी, बहुत सारे फैक्ट मैं बता सकता था मतलब स्टोरी वाइज, पर वो ज़रूरी नहीं क्योंकि हमें एग्जाम भी निकालना है। स्टोरी पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, पर बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी। हर्षवर्धन के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने करे हैं। और दूसरी राजधानी मैंने बता दिया, कारण क्या था, कन्नौज, क्योंकि इन्होंने फिर अपनी जो बहन का जो शासन था जो जहाँ पर था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, क्योंकि इनके जीजा को मार दिया गया था। फिर इन्होंने वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई, फिर यहाँ से इन्होंने आक्रमण करना शुरू करा और फिर सारी चीज़ें आप जानते हैं। हमने हेनसांग के बारे में नहीं बताया, हेनसांग जो थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे और ये चीनी यात्री थे, चाइनीज़ यात्री थे। और इन्होंने हर्षवर्धन की कई चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, हर्षवर्धन के बारे में। और ये आते हैं आपके नालंदा में। नालंदा कहाँ पड़ता था, आपके बिहार में।
नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर जरूर लेकर आऊँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी कि नालंदा था क्या, ऐसा क्या था उसमें। देखिए उसमें यही नहीं था कि आपके हिंदू रिलेटेड आपके जो स्क्रिप्ट वगैरह हुआ करते थे, जो चीज़ें पढ़ने वाली होती थी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत बड़ा एक ये शिक्षा का केंद्र था। सभी लोग यहाँ पे आके शिक्षा लेते थे, इसीलिए ही बख्तियार खिलजी को इस चीज़ का खुंदक आई थी कि कैसे इन्होंने कर दिया। इसको मैं अलग से बताऊंगा नालंदा के बारे में। एक इंटरेस्टिंग है, समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम ज़्यादा आता नहीं यहाँ से, पर एक पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत लोगों ने पसंद करा हिस्ट्री के बैच को। लोग कह रहे थे बहुत अच्छे से समझाया, तो लगा मुझे थोड़ा ये भी बता दें डिटेल में। अब मैंने बता दिया पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है और इसमें हारा जाते हैं, और ये चालुक्य वंश के थे, इनको अलग से हम देखेंगे। और इस तरीके से जो आपका पुष्यभूति वंश, जिसको पुष्पभूति वंश कहा जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और बाकी मैंने वेनसांग के बारे में बता दिया, और कुछ फैक्ट मुझे नहीं लगता कि बताने वाली बात थी। हाँ, एक और चीज़, वेनसांग के द्वारा एक चीज़ लिखी गई थी जिसको कहते हैं सी यू की। ये पुस्तक कह सकते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने बहुत चीज़ों को लिखा, हर्षवर्धन के बारे में भी व्याख्या करी है, और इसलिए हेनसांग को एक तरीके से यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक टाइटल है कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है, वेनसांग को ही कहा जाता है। और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको, आधुनिक। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ रखे हैं, शाक्य मुनि एसएससी में, तो बस इसको सेम ऐसे ही याद रखें, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई दी है। फैक्चुअल चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी आप जानते हैं बाणभट्ट जो थे आपके, उन्होंने आपकी हर्षचरित्र लिखी है, कादम्बरी लिखी है, हम पहले ही बात कर चुके हैं स्टैटिक जी की बुक्स में जब मैंने आपको क्लासेस कराई थी। बस यहीं पर आपका सारा साम्राज्य इनका समाप्त हो जाता है जब ये हार जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय से। तो हर्षवर्धन की स्टोरी मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है। फिर जैसे ये समाप्त होता है इनका वंश, क्योंकि अंतिम शासक के तौर पर काम कर रहे थे हर्षवर्धन, फिर इनके बाद इतने कोई ऐसे शासक नहीं देखे गए जिन्होंने कोई काम करा हो। और फिर इसके बाद छोटे छोटे राजपूत जो साम्राज्य था उनका स्टार्ट हुआ। फिर हम बात करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, सोलंकी वंश हो गया, परमार वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, इनको देखेंगे। बहुत छोटे छोटे, इनको एक ही क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। मुश्किल से मुश्किल अब आपका जो टॉपिक बचा है वो 1 से 2 क्लास का बताए जिसमें खत्म करना है इस सिलेबस को। हिस्ट्री खत्म होती ही ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं पूरी कोशिश में लगाऊं कि किसी तरीके से इसको जल्दी से समाप्त करें। अब मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, लास्ट के जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे, क्योंकि लास्ट में मैं क्लास में क्वेश्चन नहीं ले पाया था। अब क्या क्या क्वेश्चन थे, बहुत सारे हैं। स्टैटिक जीके वाला दीपक कुमार कह रहे थे सर स्टैटिक जीके की डांस वाला वीडियो कब अपलोड करोगे। देखिए करा रखा है स्टैटिक जीके में, पर मैं फिर बार बार एक चीज़ आपको पहले ही बता चुका था, आप मेंटरशिप वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। मैंने बोला है आपको कि आपको अपडेट रहना है करंट की चीज़ों के साथ। जो करंट में जो चीज़ें आती हैं उनको ज़रूर आपको पढ़ना है, उसी में कोई नए डांस फॉर्म आते हैं उनको ऐड कर लें। नहीं तो भारत इतना बड़ा है, आप खुद सोचिए, इतने सारे स्टेट है, इतने यूटीज़ हैं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं नए नए डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर आप हर एग्ज़ाम के डांस फॉर्म को देख के पैनिक करने लग गए कि इतने सारे मैं कैसे याद करूं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर जाएगा। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको मेजरली जो जो मैंने बताया लगभग आप 70-80 याद रखें बस। और एग्जामिनर अगर चाह रहा है कि मैं डांस फॉर्म इसको पूछने करने ही नहीं दूंगा, तो फिर आप कितने भी याद कर लें कोई फ़ायदा नहीं। आपको मैं खुद रटवा दूंगा 500-600, पर फ़ायदा क्या उनको याद करने का अगर उसमें से पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा। देखिए हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ कि कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, आप जितने एफर्ट कर रहे हैं उतना आए। इसके ऊपर मैं हालांकि अभी मैं डिटेल में देख रहा हूँ, कुछ पेपर अभी एमटेस 2022 के भी हुए थे, उनके मैं डांस फॉर्म ऐड करने वाला हूँ, पीपीटी बना रहा था मैं आपको क्लासेस में करा दूंगा, ऐड कर दूंगा स्टैटिक जीके की चीज़ में। पर मेरा मानना है मैंने जितने करा दिए उतने आप डिटेल में समझे रहें बस, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन देखते रहें बस। जो नए क्वेश्चन आए उनको पढ़ के बस आगे निकलना है, ज़्यादा नहीं ध्यान देना कि आपको एक एक टॉपिक को आप बहुत रिलीजियसली कर रहे हैं, उसका कोई महत्व रहता नहीं है। दीपक कुमार के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया सर स्टैटिक जीके आपका कोर्स पिनाकल प्रीवियस ईयर्स करने से होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन अनकॉमन है। मैंने बोला तो है आपको, उसकी सारा चीज़ मेरे से थोड़ी आएगा कि मैं जो कोर्स बना रहा हूँ वही सारा पेपर आ जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी। और जो बोल रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ ये ज़रूर है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स की बुक अपने साथ जरूर रखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते रहें, कुछ एडिशनल नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो मुझसे पूछें आप जब भी लाइव क्लासेस होती है। रोहित चक्रवर्ती का क्वेश्चन था ये। प्रीवियस ईयर्स की बुक मैंडेटरी है, मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए, और ये 100% है कि आपको नए नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पर उनको दिमाग में नहीं रखना कि एक क्वेश्चन हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे खुद भी आपको कॉमन लगने लग जाएगा कि उस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसके ऊपर एक जल्दी से इसको ख़त्म कराते ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसको जैसे ही ख़त्म कराता हूँ मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा हिस्ट्री के, क्या आप बोलेंगे कि कैसे क्वेश्चन
पूछे हैं एसएससी एमटीएस में, कोई उसका ज़रूरी है ही नहीं। अब आप उसको सीरियस लेंगे कि मैंने सारा कोर्स कर रखा है, मेरे से हो नहीं रहा, तो अलग पॉइंट है। इसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं। अमरीश भारती कह रहे इकोनॉमिक्स का सेशन कराइएगा ना भैया, बस आपका ही कंटेंट से क्रैक करना है 2025। इकोनॉमिक्स से पहले साइंस का बैच आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा अमरीश कोशिश रहे, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, हो सकता है, नहीं तो आप कहीं और से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमरीश भारती जी जी। विजय कुमार मीना कह रहे हैं हेलो भैया, हेलो विजय कुमार मीना सर जी, इंडियन ज्योग्राफी करवाओ प्लीज़। देखिए मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है विजय कुमार, जो मीना आप कह रहे हैं, बस एक दो क्लास का आप पेशेंस रख लीजिए, जैसी हिस्ट्री खत्म होता है फिर सारा मेरा एफर्ट आपका ज्योग्राफी पे चल जाएगा। अभी मैंने आपको कई कंडीशन बताई थी जिसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, पर पूरी आप जानते हैं एक दिन में मैं कई कई क्लासेस लगा दूंगा आपकी, तो सिलेबस जल्दी खत्म कर देंगे, उसके लिए टेंशन ना ले। विजय कुमार मीना जो कह रहे हैं। दीपक कुमार कह रहे हैं मेरा डाउट है, आपने जो डांस और फेस्टिवल पढ़ा है स्टैटिक जीके में, वो फॉरगॉट स्ट्रीट एंड उसकी डांस क्या लिखा है आपने, आप ढंग से लिखे दीपक कुमार, समझ नहीं आ रहा, ये लंबा मैसेज टाइप नहीं होता। मेरा नाम दीपक है, मैं आपको कल व्हाट्सएप मैसेज किया है, ठीक है मैं देख लूँगा दीपक। प्रिंस यादव कह रहे हैं हिंसांग ने कौन सी पुस्तक रचना की थी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है, उसी को याद रखेंगे। सी यू की जो बुक उनके द्वारा लिखी गई थी पेंसांग के द्वारा। पूजा चौधरी कह रहे हैं सर ज्योग्राफी का पार्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ये एक दो दिन की बात है, इसके बाद सीधे ज्योग्राफी पे चलेंगे, और मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 18 दिन तो बहुत बोल रहा हूँ मैं, 15 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। रिवर सिस्टम को बहुत डिटेल में बताना था, इसलिए एमटीएस के एग्जाम तक हो जाएगा ना सर प्लीज़। बिल्कुल हाँ, पूरी कोशिश मेरी है, कोशिश क्या मैं अब कंप्लीट ही करा दूंगा ज्योग्राफी। हर्ष कपूर जी सर, हर्ष कपूर 16 कह रहे हैं, हाँ ठीक है हर्ष कपूर लास्ट हिंदू रूरल, ठीक है सही कह रहा हूँ। गौरव देशमुख कह रहे स्ट्रैटेजी की क्लास कंप्लीट करा दिया है कोर्स, बाकी कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे करानी है, मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है गौरव देशमुख। दिव्यांश कह रहे हैं सर एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्जेक्ट की पीडीएफ को लैंग्वेज वाइज कर दें, मतलब इंग्लिश हिंदी अलग अलग पीडीएफ, वो मैंने आपको दे रखी है दिव्यांश, देख लीजिए एक बार, अलग अलग ही दे रखी है। हाँ पीपीटी में आपको साथ में दे देता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है, मेरा मानना है खुद सेल्फ नोट्स बनाए वो ज़्यादा अच्छे रहते, पर फिर भी मैं इसको आगे ज़रूर करा दूंगा। तो सारे मैंने क्वेश्चन आपके ले लिए हैं, कोई भी रहते लाइव सेशन में आके पूछा करें, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए